हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर बात की जाए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बनता है। इससे पहले हमारे एनएमआर की 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पहले वो देख सकते हैं। हालांकि इस लेक्चर का उन लेक्चर से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसलिए आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। फिर भी मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि पहले आप वो 3 लेक्चर्स देख लें, फिर आप इस लेक्चर को दोबारा से देखें। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा। शिक्षित कर लो गुण बासारा, मन में लो इबदार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। जैसा कि यहाँ पर लिखा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, उसका बेसिस क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, या फिर हम यूं बोल सकते हैं उसका सिद्धांत क्या है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वर्किंग कैसे है उसकी। इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए उसके अंदर हमने बात की थी भाई आई की, जो न्यूक्लियर स्पिन जिसकी भी हमारी ग्रेटर देन 0 थी, वो कंपाउंड हमारा क्या था, एनएमआर एक्टिव था। और जिसकी आई की वैल्यू 0 थी वो हमारा क्या था, एनएमआर इनएक्टिव था। उसका रीजन भी वहां पर आपको बता दिया गया है बेसिकली, क्योंकि भाई न्यूक्लियर स्पिन की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, अगर उसकी आई ही 0 है, आई की वैल्यू ही 0 है, तो फिर वो कैसे अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड या मैग्नेटिक फील्ड के टुवार्ड या अगेंस्ट। तो इसलिए हमेशा एनएमआर एक्टिव के लिए कंडीशन हमने पहले बता दी है, जो आई है हमारा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए, मान लिया कोई भी हमने कंपाउंड लिया, जैसे मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, मान लिया वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं H0 मान लेता हूं या B0 मान लेता हूं, कुछ भी मान के चल सकते हैं हम। तो दो पॉसिबिलिटी है, प्रोटॉन मान लिया सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो प्रोटॉन एक तो इसके टुवार्ड अलाइन हो सकता है, इसके साथ साथ अलाइन हो सकता है, और एक इसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा याद रखेंगे जब प्रोटॉन टुवार्ड या साइड बाय साइड किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साइड जब होगा तो ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, अगेंस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे भैया हमें कि जब क्या होती है अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारे पास क्या होती है, मतलब जब हमने क्या नहीं अप्लाई कर रखी, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी। ठीक है। तो कोई भी जो न्यूक्लियर मैग्नेट है भाई, जिसकी आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, वो क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज रैंडमली, वो अपने आप को रैंडमली अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्या अप्लाई नहीं कर रखी हमने मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं हम, एज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, दे अलाइन टुवार्ड्स और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो दो पॉसिबिलिटी आ जाती है हमारी कि वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अलाइन हो जाएंगे या उसके अपोजिट अलाइन हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अलाइन कर रखी है इस प्रकार से, और इसके ऊपर भाई H0 हमने मान लिया, इसकी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पर स्पिन स्टेट क्या हो सकती है भाई, जो इलेक्ट्रॉन इसके टुवार्ड अलाइन हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, +, या फिर हम इसके अपोजिट में दूसरे वाला ले सकते हैं भाई, इसके अगेंस्ट अलाइन हो जाए, इसके अपोजिट अलाइन हो जाए, उसके लिए वैल्यू क्या ले लेंगे हमें, -. तो यहाँ पे क्या है हमारा, अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या भाई हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अलाइंड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे क्या लिखूंगा मैं, अलाइंड अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके अगेंस्ट क्या हो गया, अलाइन हो गया। तो यहां पर क्या है, हम बोल सकते हैं भाई जो विद अलाइन हुआ ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और जो चेंज इन एनर्जी होता है उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर डेल्टा ई से। लेकिन जब भाई
कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखी, जो हमारे न्यूक्लियस है या उसके अगर हम बोल ले न्यूक्लियस स्पिन है वो क्या है, जीरो है, तो प्रोटॉन्स अपने आप को क्या करते हैं, रैंडमली अलाई करते हैं। उस केस में डेल्टा ई तो क्या आना है, जीरो आना है, क्योंकि कोई ना तो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है ना टुवार्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कोई केस नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करूँ छोटा सा और मैं वेरिएशन ऑफ एनर्जी दिखा दूं न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की, किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। दिखाई दे रहा होगा ना ग्राफ आपको, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस तरफ एनर्जी की, और यहाँ पे हमने जो फील्ड अप्लाई कर रखी है, मान लिया एच नोट, ठीक है, बी नोट भी मान लिया जाता है कुछ केस में। तो जैसे ही क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो इनके बीच का जो गैप है डेल्टा ई, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ से क्या कहने का मतलब है हमारा, तो यहाँ से क्या कहने का मतलब है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, तो जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू भी क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है। तो ये हमने डेल्टा ई की टर्म में लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जब प्रोटॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जब प्रोटॉन की स्पिन क्या है, हमारी प्लस हाफ है। उस तरफ एनर्जी हो गया और इस तरफ हमारा एच नोट हो गया। एक बात आपको याद रखनी है, जो एच नोट होता है हमारी, उसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई 23,500। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू काम आने वाली है। ठीक है, तो जो 23,500 ये किसकी वैल्यू, हमारी एच नोट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, यहाँ पे तो वैल्यू क्या है भाई, हमारी जीरो आनी है। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, तो जो दो स्पिन स्टेट थी हाइड्रोजन की, उनकी एनर्जी क्या थी, इक्वल थी। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसकी दो स्पिन स्टेट आ गई, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ आ गई। तो इसके बेस पर हम जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसके बेसिस पर डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, अब म्यू हमारा किसके बराबर होता है, गामा एच नोट बाई 2 पाई। अब ये गामा क्या होता है, एच नोट क्या होता है, 2 पाई। पहले तो न्यू क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, उसके बाद भाई म्यू होगा हमारा गामा। गामा क्या होता है हमारा, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये भी हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है, फिलहाल हम इसको ऐसे रख लेते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। कैसे होती है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैसे होती है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, अगर हम रेशियो निकाल दे किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, किसके रिस्पेक्ट में, एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो इस रेशियो को क्या बोला जाता है, हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, फॉर प्रोटोन, किसी भी प्रोटोन के लिए जो गामा है, गामा क्या हमारा, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू होती है हमारी प्रोटोन के लिए 26,750। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 26,750। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियाई है भाई, जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसके परपेंडिकुलर अलाई कर लेते हैं। ठीक है, और इनको रेडिएट करने के लिए हमें रेडियो वेव्स की जरूरत है। किसकी जरूरत पड़ती है हमें, रेडियो वेव्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार रेंज पूछ ली जाती है रेडियो वेव्स की कितनी होती है, तो इनकी रेंज होती है हमारी 3 हर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, रेंज होती है। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई है, जो अपने न्यूक्लियस के ऊपर अलोंग करता है, किसके अकॉर्डिंग भी, जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है भाई प्रिसीशन। क्या बोल देते हैं भाई हमें, प्रिसीशन। तो प्रिसीशन को अगर आप लिखना चाहो तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, व्हेन द प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई स्पिनिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस ऑन प्लेसिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट ट्रेसिंग आउट ए सर्कल परपेंडिकुलर टू, जो किसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक ए स्पिनिंग टॉप। इस कार्ड उसको क्या बोलते हैं, हमें प्रिसीशन बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जो भाई जैसे ये स्टेट आती है न्यूक्लियाई को हम क्या बोल देते हैं भाई, दे आर इन ए रेजोनेंस एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस वो क्या शो करते हैं भाई, कुछ इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये एनर्जी सप्लाई की जाती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। और कौन सी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारी रेडियो वेव्स हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं इनको। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन लिखा जाता है। अब यहां पर ये आ जाता है कि जितनी ज्यादा हम रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको देंगे, हायर द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन। कि किसी भी प्रोटॉन को अगर हमने फ्लिप करवाना है तो जितनी ज्यादा क्या होगी हमारी अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा क्या हमें उसको प्रोटेक्ट कराने के लिए, फ्लिप कराने के लिए क्या चाहिएगी, फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको भाई गोस कितनी फील्ड दे दी गई, 14,500 गोस, इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई। तो फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए आपको, बताइए उसके लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था भाई, म्यू किसके बराबर है, गामा H0/2 पाई। हमने क्या चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई, कि जब किसी को, अब ये न्यूमेरिकल में क्या करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा आपकी। यहाँ पे 14,100 गोस फील्ड दी गई, आपको ये वैल्यू चेंज करके दे देगा। तो आपसे पूछ लिया, बताइए अब उसको फ्लिप करने के लिए प्रोटॉन को कितनी फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी। तो पहले तो हमें फार्मूला याद, म्यू इक्वल टू गामा H0/2 पाई। अब गामा की वैल्यू देखिए अभी प्रोटॉन के लिए, यहाँ पे मैंने लिखी थी फिक्स होती है, कितनी होती है 26,750 इंटू H0। H0 उसने दे दिया अभी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, कितनी फील्ड है उसकी 14,100 गास, या गोस बोल देते हैं, गास नहीं, ठीक है, डिवाइड में 2 पाई। पाई की वैल्यू आप पुट कर लें 3.14। तो जब आप इसको सोल्व करोगे भाई तो कितना आएगा, ये 60 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ये आएगी वैल्यू। अब 10⁶ क्या होता है, मेगा हर्ट्ज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 60 मेगा हर्ट्ज। तो इसके लिए हमें कितनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी उसको भाई, 60 मेगा हर्ट्ज एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो यूनिट्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो यूजुअली CGS यूनिट अगर बात की जाए, जो CGS यूनिट है वो गोस के अंदर मेजर करते हैं हम, ठीक है। जबकि जो SI यूनिट है, SI दिखाई दे रहा होगा ना भाई, ऊपर लिख देता हूं मैं, SI यूनिट है वो क्या होती है हमारी, टेस्ला, TESLA सिंबल होता है हमारा T। तो CGS में अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके लिए यूनिट क्या होती है हमारी, गॉस, और अगर SI यूनिट पूछ ली जाए तो क्या होती है हमारी, टेस्ला। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है भाई, 10⁴ गॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होगा, 10⁴ गॉस के बराबर, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर में कई बार डेफिनेशन आ जाती है लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी, या यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था हमने प्रसेशन, यहाँ पे ये वर्ड प्रसेशन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको, प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूँ, लिख लेना। बेसिकली लार्मर फ्रीक्वेंसी होती क्या है भाई, इट इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन फ्रॉम मोर स्टेबल स्पिन स्टेट टू लेस स्टेबल स्पिन स्टेट, ठीक है। तो जब भी किसी प्रोटॉन को भाई फ्लिप करवाने के लिए, जब वो मोर स्टेबल स्टेट में उससे उसको लेस स्टेबल स्टेट में अगर फ्लिप करवाना, उसके लिए उसको जो फील्ड दी जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको उस टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हमें लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर हमारा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि NMR सिग्नल्स कैसे आते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसके अंदर कौन सा लॉजिक लगता है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर इतने NMR सिग्नल आएंगे, इसके अंदर इतने आएंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।